मतलब एक डिग्री क्या चेंज कर देगी मेरा। अगर किसी को शार्क टैंक पे जाना होता है तो उसकी क्या क्राइटेरियाज होती है? लोगों की एक लंबी लाइन लगती थी। मतलब क्या फेज हो गया कि यार ड्रॉप करना ही पड़ गया? तो ऐसा है कि आप 100 लोगों को अप्रोच करो तो उसमें से 3 लोग आप में इन्वेस्ट करेंगे, 3-4 लोग। तो ऐसा क्या अलग था कि 2 बार नहीं हुई और इस बार हो? लोग जो रेस्टोरेंट जाते हैं वो थोड़ा एम्बियंस के लिए जाते हैं, तो लिटरली कंपनी बैंक्रप्सी के क्लोज से वो फाउंडर छोड़ के चले गए। फाउंडर को अपनी 20 लाख रुपए का डेट लेके एग्जिट दे दी थी। जहाँ 10 स्टार्टअप्स थोड़े ओवर वैल्यूड होते हैं, बट ऐसा हैंड होल्डिंग इस मार्केट में बड़ा बिजनेस बनाना बहुत मुश्किल है। शार्क टैंक का एपिसोड एयर हुआ था, उस दिन अराउंड 3 मिलियन का ट्रैफिक आया था। फिर मुझे रियलाइज हुआ 2-3 महीने बाद कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा, कोई भी इन्वेस्टर कैंसिल कर देगा। कोई भी आपके फाउंडर्स में झगड़ा चल रहा है तो कंपनी क्या ही चलेगी। अगर मान लो आपका इस बार भी सेलेक्ट नहीं होते शार्क टैंक पे एप्लीकेशन तो बंद कर देते कंपनी? टाइम ही बताएगा, मतलब ये तो बहुत लंबा गेम है, मैराथन है पूरा। मतलब कि कोई कंपैरिजन है कि अगर आप वैसे मार्केट में लेते हो तो वो इतने का मिलेगा और डेक डी पे इतने का मिलेगा? फिर मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट पूरा बंद कर दिया कंपनी में। तो मतलब कि अगर किसी को अपना बेचना है तो वो ओएलएक्स पे जाइए, आपके जाए। सो हेलो आयुष, वेलकम टू देसी शार्क टैंक। मेरी है ना ऑडियंस हमेशा यही कहती थी कि यार आप अपना शार्क टैंक कब ला रहे हो, तो मैंने लॉन्च कर दिए देसी शार्क टैंक। सो पहले आप गेस्ट हो उस पे, तो पहले एक बार ये बताओ कि आपका बिजनेस जो है आपने कैसे सोचा था और कहाँ पे हो आज? तो ऐसा था कि जब मैं 9th-10th में था, तब से मेरा टारगेट था कि मुझे बिजनेस फील्ड में जाना है। तो ऐसा हुआ कि उस समय मुझे कुछ घर से टारगेट मिला था। मैं आईसीएसई बोर्ड में था, तो वहाँ परसेंटेज चलता है कि सीबीएसई में सीजीपीए चल रहा है। तो कुछ टारगेट था कि 96% के ऊपर लाने पे। तो वो मैं नंबर लिए आया था, तो पापा ने मुझे प्ले स्टेशन कंसोल दिलाया था। तो वहाँ से मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट मरा। फिर उसके बाद मैंने आईटी की तैयारी की और 2019 में मैं आईटी चला गया। मेरा था आईटी जोधपुर कंप्यूटर साइंस बैच। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैं कुछ ना कुछ बिजनेस सोच रहा था कि कैसे स्टार्ट करूँ। कुछ आइडियाज़, उस समय मेरे पास डेक भी का आइडिया नहीं था। तो ऐसा हुआ था कि जो हम लोग का कॉलेज था, वहाँ पे लोगों की एक लंबी लाइन लगती थी खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा थे। थोड़ा कैंटीन थोड़ा सा कंजेस्टेड था, तो आप कोई फूड ऑर्डर करो 30-30 मिनट्स बाद आता था। तो हर दिन वहाँ जाके वेट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जहाँ पे आप फ़ूड बुक करो और जब आप जाओगे तो आपको फ़ूड मिल जाएगा। फिर ये हुआ था कि उस सॉफ्टवेयर के उसी समय कोविड का भी टाइम आ गया था, तो कॉलेजेस बंद हो गए थे। तो मैंने उसी सॉफ्टवेयर को रेस्टोरेंट्स के लिए चेंज किया और फिर मैं बैंगलोर चला गया, क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च किया था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट कहाँ है। तो थोड़ा डाइवर्स डेटा आया था, बट काफ़ी वेबसाइट्स में बैंगलोर दिखा रहा था। तो मैंने सोचा बैंगलोर चला जाता हूँ, वहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। और उस समय नए-नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे थे, क्योंकि कोविड की परसेंटेज जा चुकी थी। तो मैंने अराउंड 50 रेस्टोरेंट्स में वहाँ इंस्टॉल किया था और फिर आ गई कोविड की सेकेंड वेव। और उस बिज़नेस में कुछ ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं हुआ था, मैक्सिमम 30,000 पर मंथ पे हम लोग जाते थे। तो उसी समय जो मेरे पास कंसोल था, मैं उसमें ओएलएक्स के थ्रू गेम्स रेंट करना स्टार्ट किया, लोगों को बेचना, खरीदना, वहाँ से थोड़ा-सा प्रॉफिट जनरेट करना। तो मुझे ये थोड़ा रीसेलिंग में वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो उसके बाद फिर मैंने इसको चेंज करके पूरा गेमिंग में कर दिया। एंड उसके बाद फिर मैं गुड़गाँव आ गया और फरवरी 2022 में टैग भी इनकॉर्पोरेट किया मैंने। एंड फिर वहीं से मैंने कंसोल्स और जितने भी गेमिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी रीसेलिंग में स्टार्ट किया। तो उस टाइम जो था, मतलब कि रेस्टोरेंट वाला और ये दोनों चल रहे थे, पीक पे आ गए? क्योंकि ऐसा था ना कि रेस्टोरेंट सारे बंद हो गए थे, कोविड की सेकेंड वेव आई थी। वेट किया था 4 मंथ्स 5 मंथ्स, तब तक मैं रीसेलिंग कर रहा था कि रेस्टोरेंट्स ओपन होंगे, मैं वापस से करूं, बट 6 महीने तक ओपन नहीं हुए। बस उसमें रेवेन्यू जितनी आ रही थी 30,000 मैक्सिमम जाता था, उससे ज़्यादा मुझे ओलेक्स के थ्रू आने लगी। तो मुझे लगा कि एज अ डिमांड पे रहो तो उस चीज़ के लोगों को डिमांड है नहीं। क्योंकि लोग जो रेस्टोरेंट जाते हैं वो थोड़ा एम्बियंस के लिए जाते हैं, दोस्तों के साथ आप रेस्टोरेंट गए तुरंत खाना मिल गया तो एक्सपीरियंस आपका ख़राब हो जाता था, बट मुझे इतना आइडिया नहीं था उस समय। तो फिर मैंने डैकबी का स्टार्ट किया। तो हम लोगों ने पहले के जो 3 साल है वो पूरा अपने को गेमिंग में परफेक्ट किया और अभी हम लोग बाकी प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। और तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा ओएलएक्स से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, मैं ओएलएक्स का बहुत बड़ा यूज़र हूँ। तो आप ओएलएक्स में पेमेंट गेटवेज़ ऐड कर दो, लॉजिस्टिक्स ऐड कर दो, ठीक है, और ये क्वालिटी चेक्स ऐड कर दो। ये 3 चीज़ आप ऐड कर दो तो टैग भी बन जाता हो। ओके। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपका जो प्रोडक्ट है,
तो वो ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो बाकी नहीं करते हैं, ओएलएक्स नहीं कर रहा? जैसे ओएलएक्स में क्या होता है, जैसे सबसे पहले तो ओएलएक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है कि जैसे लेट्स सपोज़ आपको कोई लैपटॉप सेल करना है, तो आप उसमें एक वो ओएलएक्स एक लिस्टेड प्लेटफ़ॉर्म है। आप उसमें लैपटॉप डालो, फिर क्या होता है आपका जो सेलिंग रेडियस है वो आपके आस-पास का 5 से 10 किलोमीटर का रेडियस ही होगा। क्योंकि मतलब अगर लेट्स सपोज़ कोई दूसरे शहर का बंदे को आपका लैपटॉप पसंद है, आप बोलोगे कि पहले पैसा भेजो फिर मैं लैपटॉप डिस्पैच करूँगा। वो बोलेगा कि मैं पैसा भेज दूँ फिर आप ना करो। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। तो फिर आप 5 से 10 किलोमीटर में किसी बायर को पसंद आए, फिर आप लोग इन पर्सन मीट करते हो, वहाँ वो आपका प्रोडक्ट चेक करता है, आप प्रोडक्ट एक्सचेंज करते हो। डैंगबी में क्या होता है आपने लैपटॉप लिस्ट किया है, ओएलएक्स की तरह ही आपसे बायर चैट कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। बट जब वो पेमेंट करेगा तो पेमेंट हमारे पास आती है। जैसी पेमेंट मेरे पास आई मैं आपका लैपटॉप उठा लूँगा, मेरे वेयरहाउस में उसका क्वालिटी चेक होगा और क्वालिटी चेक पास हो जाएगा, वैसे ही ये बायर को मिल जाएगा और आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो इसमें एज़ अ बायर जो आपको फ़ायदा है कि आपके पास कैटलॉग्स ज़्यादा है क्योंकि आप अपने शहर से नहीं परचेज़ कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया से परचेज़ कर सकते हो सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स। एज़ अ सेलर ये है कि आपका एक्सपोज़र ज़्यादा है क्योंकि आपको ऑल ओवर इंडिया कोई खरीद सकता है, तो आपका प्रोडक्ट जल्दी बिक जाता है। प्लस आपको कोई हेडेक, टेंशन वो सब बैक भी का काम है, सारा टेंशन लेना, आपको सिर्फ लिस्ट कर हुँ। तो ये जो डेगबी है, ये आपने कैसे सोचा कि इसका नाम यार डेगबी रखते हैं? जो मेरा डाइनिंग वाला पहला सॉफ्टवेयर था ना, उसका जो फुल फॉर्म था, वो हमारे प्रोफ़ेसर ने दिया था, वो डाइनिंग एट कैंटीन बाय यू था। तो उसको अगर हम लोग शॉर्ट करें तो डैक भी आ लगता है, फर्स्ट फर्स्ट वो। और दूसरा ये था कि डोमेन बहुत सस्ता था, 2,000 रुपये में मुझको डॉट कॉम मिल गया था। तो आपने बताया कि जैसे आप आईआईटी जोधपुर से हो, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि आईआईटी में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मतलब आईआईटी में जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, मतलब जैसे मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार अटेम्प्ट दिया था 12th में, तब मेरी 16,000 के अराउंड रैंक आई थी, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा आईआईटी मिल नहीं रहा था। फिर मैंने ड्रॉप लेके मतलब 1 साल और 12th के बाद उसकी तैयारी की, तब मेरी रैंक आई थी 3013। तो उस समय जो पढ़ाई का कल्चर था, मतलब सिर्फ मेरा नहीं, मेरे बाकी फ्रेंड जो का आईआईटी में सिलेक्ट हुआ था, हम लोग जो भी सेम कोचिंग से होते, तो वो कल्चर तो बहुत हार्श रहता था कि आपको 6 घंटा अगर आप सोने का निकाल दो, तो बाकी जितना टाइम है वो सिर्फ़ आपको पढ़ाई पे देना है क्योंकि मतलब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। बहुत कम सिलेक्शन रेशियो है, तो मतलब आपको खाना हटा दो, 6 घंटा सोना हटा दो, तो पूरा टाइम सिर्फ़ आपको पढ़ाई पे ही देना। तो काफ़ी तो मतलब एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आईआईटी वाले जो होते हैं वो ज़्यादा स्टार्टअप निकाल लेते हैं क्योंकि बच्चा पहले ही जो है इतनी मेहनत कर लेता है और स्टार्टअप में तो यही चाहिए होता है। और आईआईटी में भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र मिलता है। जैसे वहाँ पे जैसे मैं फर्स्ट ईयर से ही जब मैं गया था, 1 मंथ बाद ही मैंने ई-सेल वहाँ का जॉइन कर लिया था। वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, आपको बिज़नेस के बारे में सिखाया जाता है और स्टूडेंट्स के बीच में एक कल्चर होता है कि उनको कुछ करना है, नॉट जस्ट स्टार्टअप्स, अगर कुछ भी उनकी हॉबी है तो वो उनको परस्यू कर सके, तो हम उसमें प्रमोट करते हैं। मतलब वहाँ पे अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हो, कुछ भी वहाँ पे डिफरेंट कर रहे हो, तो उसको सब लोग एडमायर करते हैं और सब लोग उसको करते हैं, तो एक कल्चर आ जाता है आपको कि आप कुछ करो। ओके। तो जैसे मान लो कि एक नॉर्मल बच्चा है, ठीक है? वो स्टार्टअप करना चाहता है अपना कुछ, तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? और फिर कैसे वो फंडिंग तक जाना चाहिए? वो मतलब क्या प्रोसेस होता है उसका? क्या स्टेजेस होती है? एक बार ज़रा वो बता दो। हम लोगों ने जब फर्स्ट फंडिंग उठाई थी, तब अपनी मंथली सेल्स अराउंड 8 टू 10 लैक्स की थी और रेवेन्यू के बाद ही फंडिंग मिलती है। तो जो मतलब मेन फ़ोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से कि जैसे ना हम लोग जैसे प्लान आउट करते हैं और कि मार्केट रिसर्च करते हैं, वो सब बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और इनएक्यूरेट रहता है। तो मतलब बेस्ट तरीका तो है कि आप लॉन्च करके, स्टार्ट करके, उसको आइटरेट कर करके उसको बरपेक करो। मतलब जितनी जल्दी आप एक्शंस ले सकते हो, जितने कम टाइम में, वो सबसे वैल्यूबल है मेरे हिसाब से। अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया है, आप उसको लॉन्च कर दो, चाहे वो कितना भी खराब लॉन्च हो, बट आप पहले लॉन्च कर दो, कस्टमर फीडबैक लो, फिर उस पे इम्प्रूव कर दो। ये सबसे मेरे हिसाब से सबसे जल्दी इसमें हो जाएगा। इंस्टीड अगर आप बैठ के पूरा प्लानिंग करो, पूरा टेक बनाओ उसका। भी यही चीज़ मुझे भी बताई गई। ये मैंने थोड़ा लेट सीखा। पहले मैं थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस था कि पहले सब कुछ कॉपी पेन पे होना चाहिए, बट फिर मैंने बाद में रियलाइज़ को कि आप जितना ज़्यादा मार्केट में जाके कर सकते हो, उसी की वैल्यू में। अच्छा। तो क्या जो जैसे आपने बताया कि आपने इन्वेस्टिंग में फंडिंग उठा रखी है, तो
सबसे पहले तो किसने इन्वेस्ट किया आपके बिजनेस में और कैसे वहाँ पे पहुँचे? तो जब हम लोग की सेल्स 8 टू 10 लाख होने लगी थी, तब हमारे आईआईटी के नेटवर्क से ही हमें एक इन्वेस्टर मिले थे, मिस्टर विकास बत्रा नाम से। उन्होंने 75 लाख रुपीज़ डाला था। तो वो कुछ आईआईटीज़ ये सब कॉम्पिटिशन्स अरेंज कराते रहते हैं, पिचेस। तो एक जोधपुर स्टार्टअप फेस्ट था, वहाँ पे मैंने पिच किया था। तो वहाँ से हम लोग कनेक्ट हुए थे। तो पहली फंडिंग हम लोगों ने 1.2 करोड़ उठाई थी, जिसमें से जो फर्स्ट इन्वेस्टर थे उन्होंने 75 लाख रुपीज़ डाला था। तो ज़्यादातर फंडिंग जो भी अभी तक हम लोग को उठी है, वो रेफरेंस के थ्रू ही उठी है। और उसमें आईटी का भी काफ़ी तो ये 1.2 करोड़ की जो फंडिंग उठाई है, ये कितने परसेंट की वैल्यूएशन पे उठाई है? 15 सीआर 15 सीआर थी। ये हम लोग की फर्स्ट फंडिंग थी। ये हम लोग ने 2022 में उठाए थे। तो इस टाइम सेल्स क्या थी? अराउंड 8 टू 10 बैग्स। ओके। तो मतलब कि जैसे मान लो बहुत सारे इसको इस एपिसोड को वो भी देखेंगे जो बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर उनको फंडिंग उठानी होती है, तो ऐसी क्या स्टेप होते हैं कि यार आपको इस यहाँ पे जाना चाहिए? आपको वो जो रेफरेंस कह रहे हो कि उन्होंने रेफर कर दिया या आपके कनेक्शंस थे, तो वो कैसे बने? तो ये कनेक्शंस तो मतलब बिल्ड करने पड़ते हैं। मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास 0 कनेक्शंस थे, फिर मतलब जैसे फंडिंग उठाने में मुझे बहुत टाइम लगा था। और उसके लिए मुझे जगह-जगह जाके पिच करना। पहले मैं कॉलेज नेटवर्क्स के थ्रू ही जाता था। तो मैंने बहुत सारी पिचेस की, फिर उनमें से एक ये जोधपुर स्टार्टअप पिच थी, जिनमें से जो पहले इन्वेस्टर थे उनको पसंद आए। तो ऐसा है कि आप 100 लोगों को अप्रोच करो, तो उसमें से 3-2 आप में इन्वेस्ट करेंगे, 3-4 लोग। तो ये जैसे जोधपुर स्टार्टअप पिच जो जैसे जोधपुर स्टार्टअप फेस्ट। अच्छा फेस्ट में, हाँ, ओके। तो मतलब कि ये कॉलेज ही करवाते हैं? ये तो एंटायरली हम लोग के कॉलेज की तरफ से नहीं था। ये वाला जो था, वो जो हम लोग के इन्वेस्टर थे वो उसमें मेन ऑर्गेनाइज़र थे। ओके ना, बट मेरे कॉलेज ने मुझे रेफ़र किया था वहाँ पे पिच करने के लिए। अच्छा, हाँ, मतलब मैं ड्रॉप लेने के बाद भी अपने कॉलेज से आज भी कनेक्टेड रहता हूँ। अच्छा। वैसे जनरली ये होता है कि जो कॉलेज से पढ़ लेते हैं वो दोबारा नहीं जाना चाहता वहाँ पे। नहीं, मुझे अपना आईटी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे जितनी बार बुलाए मैं उतनी बार जाऊँगा। आईटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो ऐसा मतलब क्या फ़ेज़ हो गया कि यार ड्रॉप करना ही पड़ गया? मतलब कि ये डिसीज़न तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप बिज़नेस के साथ जाएँ या आईआईटी पूरा लेके जाएँ। मतलब मैंने सोचा था कि जब मुझे करना बिज़नेस ही है, तो मैं मतलब इतना ज़्यादा बैंक डोर्स लेके क्यों चल रहा हूँ? मतलब एक डिग्री क्या चेंज कर देगी मेरा? और दूसरा, मेरे मम्मी-पापा ने भी सपोर्ट किया था। जैसे मेरे पापा एयर फ़ोर्स में हैं, और उनको ये लगता है कि उन्होंने अभी तक जितनी अपनी लाइफ़ में किया, काफ़ी सेफ गेम किया है। तो मुझको प्रमोट करते हैं कि तुम कुछ डिफरेंट करो या कुछ रिस्क लो। उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब मैंने ड्रॉप के लिए प्रपोज़ किया था, तो मेरे पापा भी चिल थे। उन्होंने बोला था कि मैं एयर फ़ोर्स में हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जितने रिस्क नहीं ले लो। तो फैमिली सपोर्ट नहीं था, प्लस आईआईटी में भी कोई इतना इसको कोई बड़ी चीज़ नहीं लिया कि आप ड्रॉप कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है कि आप, मेरे ये फ्रेंड्स थे, कि ड्रॉप करके बिज़नेस कर सकते हो, तो कोई दिक्कत। जैसे आपने बोला कि डिग्री जो है वो इतने मैटर नहीं करती बिज़नेस के लिए, लेकिन फिर भी आपने अपनी सोशल मीडिया पेज पे, अपनी प्रोफ़ाइल पे लिखा हुआ है कि आईआईटी जोधपुर, तो कहीं न कहीं तो उसका इम्पैक्ट होता है ना? मतलब आईआईटी जाना मैटर करता है, बट कंप्लीट करना अच्छा। ज़्यादा मैटर नहीं करता। अच्छा मतलब कि वहाँ पे चले जाओ, बस वहाँ से कनेक्शंस लो। मतलब नॉट जस्ट कनेक्शन, वो सिखाता बहुत है वो कॉलेज। मतलब वहाँ पे जो आपको पीयर्स मिलते हैं, इतने सारे क्लब्स मिलते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं, वो बहुत वैल्यूएबल जाती हैं। और मतलब जब मैंने आईआईटी ड्रॉप किया, उसके बाद भी मैं इनसे से अभी भी कनेक्टेड हूँ। और जब मैं शार्क टैंक गया तो उसके बाद भी मैं वहाँ पे ईसल में मैंने कुछ फेस्ट हो रहा था, वहाँ लोगों को बताना था कि पिच कैसे प्रिपेयर करनी थी, तो उसमें भी मैंने हेल्प की थी अराउंड 3-4 मंथ्स पहले। तो मतलब ड्रॉप लेने से मेरा वहाँ कनेक्शन नहीं छूटा है, सिर्फ मैं वहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ। अच्छा, और कुछ नहीं। और बाकी मैं लोगों से कनेक्टेड हूँ, मैं अपने प्रोफेसर से कनेक्टेड हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स वहीं के हैं। ओके, तो कमिंग बैक टू शार्क टैंक, तो मतलब ये बताओ कि अगर किसी को शार्क टैंक पे जाना होता है, तो उसके क्या क्राइटेरियाज़ होते हैं कि आपको जी इतनी सेल्स तो होनी चाहिए आपकी, या प्री रेवेन्यू वाले भी चले जाते हैं, तो मतलब क्या बेसिकली क्राइटेरिया होता है? ऐसा कुछ एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है। मतलब अराउंड 4 या 5 राउंड्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने जब अप्लाई किया था, तो एक तो पहला राउंड ये हुआ था, और ओपन है, आप सोनी की वेबसाइट में जाके वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जो फर्स्ट होता है उसमें आपकी बिज़नेस की बेसिक डिटेल्स लिखते हैं। फिर उसमें से जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं,
उनके नंबर्स और थोड़े इन डेप्थ बिजनेस डिटेल्स वो आपको फिल करनी होती है। जब आप ये हो जाता है तो थर्ड में ये होता है कि आपको एक पिच बना के देनी होती है कि आप कैसा पिच कर सकते हो। जब ये थर्ड राउंड क्लियर होता है तो फोर्थ राउंड में ये होता है कि इन पर्सन ऑडिशन, ये जो आई गेस 4-5 सिटीज़ में हुआ था, बैंगलोर, दिल्ली, तो मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पे इन पर्सन ऑडिशन दिया था। फिर वहाँ से जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो मुंबई जाके पुश अप था। तो ऐसा कुछ उन्होंने क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया और मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा क्राइटेरिया है। अब उनके इंटरनल सिस्टम में क्या क्राइटेरिया होंगे वो क्लियर नहीं होंगे थे, बट ऐसे 5 राउंड्स थे जिसको आप क्लियर करो, जो लोग उसमें शॉर्ट लिस्ट के थे वो फिर चांस को बेच सकते हैं। ओके, तो मतलब कि आपको शार्क टैंक के जब आपने एप्लीकेशन भरी थी तो आपको लग रहा था कि सेलेक्ट हो जाओगे वहाँ मैं पे? 3 साल से अप्लाई कर रहा हूँ अच्छा, और 2 बार नहीं हुआ है, ये थर्ड बार मैं सिलेक्ट हुआ। तो ऐसा क्या अलग था कि 2 बार नहीं हुई और इस बार हो? बल्कि जो फर्स्ट 2 टाइम्स था उसमें कंपनी एकदम परफेक्ट चल रही थी, अपने पास फंड्स भी थे, हम लोग का रेवेन्यू ग्रो कर रहा था। और जब तीसरी बार मैं गया तब कंपनी का एकदम लोवेस्ट पॉइंट कर रहा था, कंपनी लगभग बंद हो खाली थी। मुझे लूँगा था बहुत तो कर दो, ऊपर वाला कुछ चाहता है कि हाँ भाई, जाना चाहिए। पूरे क्राइटेरिया अच्छा, क्राइटेरिया क्लियर, क्योंकि 3 बार हम लोगों ने अप्लाई किया, 2 बार रिजेक्ट हुए। जो 2 बार था उसमें बिज़नेस एकदम परफेक्ट था। जो थर्ड बार था मतलब लिटरली कंपनी बैंक्रप्सी के क्लोज थी और इस बार सिलेक्ट हो गए। मतलब सब कुछ हो चुका था, कंपनी में को-फाउंडर्स छोड़ के चले गए, डेब्ट्स हैं कंपनी में, पैसा नहीं है बिल्कुल, पैसे कैसे चला रहा है और उस समय सिलेक्ट कर दिया। तो जब फर्स्ट टाइम आपने भरा था तो उस टाइम पिच तो बिल्कुल अलग हुई थी। हाँ, हम तो उस टाइम ऐसे जैसे आपने शार्क टैंक के एपिसोड में देखा था कि जैसे आपने बताया था 3 को-फाउंडर थे, 3 फाउंडर्स थे। आपको फाउंडर कौन था उनका? मतलब ऐसा कुछ हम लोग ने डिवाइड नहीं किया था, हम तीनों ही को-फाउंडर्स बोलते थे। ओके, तो फिर वो 2 छोड़ के चले गए थे। तो उस टाइम जब आपने पिच डिसाइड करी थी तो तीनों ने मिलके करी थी तीनों रिलीज थे, तीनों लोग हम लोग जाते थे। और फिर नेक्स्ट टाइम कैसा हुआ था? लास्ट टाइम फिर मैं अकेले ही गया था। लास्ट टाइम मुझे लग रहा था कि ये बार तो सिलेक्शन होना नहीं, जब 2 बार कंपनी एकदम परफेक्ट सब लोग थे तब सिलेक्ट नहीं हुए। बट मेरा मेरा तो काम है अप्लाई करना, ट्राई करके रहना, बाकी तो मेरे हाथ में है नहीं। तो जो मेरे हाथ में था वो किया, तो इसमें सिलेक्ट हो गया। तो इस बार थर्ड वाले में मैं अकेले ही गया था। अच्छा, बट फर्स्ट 2 टाइम्स में हम तीनों लोग गए थे। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि अपने को-फाउंडर को आपने 20 लाख रुपए का डेट लेके एग्ज़िट दे दी थी। तो जब उनको पता चला था कि आप शार्क टैंक पे जा रहे हो, तो उन्होंने कुछ बात करने की कोशिश करी थी? और नहीं, मतलब मुझे अपने को-फाउंडर से कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपस में काम कर रहे हैं, फिर नहीं बनी और अपने डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे निकल गए। तो ऐसा था कि ये तो पुरानी बात हो गई है, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया उनको छोड़। तो मतलब मुझे नहीं लगता वो सोचते होंगे टाइपनी के बारे में। और सही मतलब ऐसा कुछ हम लोग का कोई दुश्मन नहीं है हमको, बस हम लोग नहीं बने, वो अपने पाथ पे चले गए, मैं अपने पाथ पे। अच्छा, एक है ना मेरा क्वेश्चन है कि जैसे शार्क टैंक पे जो भी अपना वो लेके जाता है बिज़नेस, ठीक है? फिर वो पिच करता है स्टार्टअप जो भी है, तो वहाँ पे जो वैल्यूएशन वो जो शार्क्स होते हैं वहाँ पे बैठे हुए वो कम कर देते हैं, चाहे पिछले कितने भी राउंड में कितनी भी वैल्यूएशन हो। तो ऐसा क्यों होता है, वो कम ही क्यों कर देते हैं? मतलब एक तो ये चीज़ है कि मैं हैगबी का एग्जांपल ले लूँ तो ज़्यादातर स्टार्टअप्स थोड़े ओवर वैल्यूड होते हैं। हम लोग खुद थोड़े ओवर वैल्यूड है। तो और जो लोग शार्क्स है वो लोग हैं जिन्होंने लिटरली अपनी इंडस्ट्री में बहुत कुछ अचीव किया है। तो वो लोग सिर्फ पैसा नहीं, अपना मेंटरशिप भी इन्वेस्ट करते हैं। तो मेंटरशिप की भी तो कुछ वैल्यू हो रहे हैं। तो वो जो जो पहले आप बाहर से पैसा उठाते हो, तो उसमें वो मेंटरशिप नहीं देते? और देते हैं, बट मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपको इन्वेस्ट किया है तो आपसे एकदम आपको हैंड होल्ड करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने कोई वीसी इन्वेस्टमेंट नहीं उठाया है। किसी के केस में थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होल्ड आ जाता है। अभी तक हम लोग के में एंजल्स की इन्वेस्टर्स हैं। तो एंजल्स में ऐसा रहता है आपकी, वो हमेशा हेल्प करेंगे जब भी आप उनके पास जाओ, क्योंकि ऑब्वियस उनका पैसा लगा है तो हेल्प सब करेंगे। बट ऐसा हैंड होल्डिंग थोड़ा-सा, क्योंकि उनके पास भी अपने-अपने काम रहते हैं। बट जैसे आप शार्क्स में आते हो तो उनका जो नॉलेज है, जो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में अचीव किया, वो एक्चुअली में वैल्यूएबल होते हैं। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वैसे हम लोग सिर्फ गेमिंग है, बट शार्क टैंक में जब वहाँ मैं गया और वहाँ पे जब शार्क्स ने मेरे को इन्फॉर्म किया कि इस मार्केट में बड़ा बिज़नेस बनाना बहुत मुश्किल है। रितेश अग्रवाल सर ने भी काफ़ी कुछ सजेस्ट किया। तो उसकी वजह से आज हम लोग
अपने आप को थोड़ा-सा चेंज कर पाएँ। हम लोग इन्वेंटरी लेस मॉडल पे लेके गए और हम लोग बाकी प्रोडक्ट्स में भी एक्सपैंड कर रहे हैं और अब हम लोग अब काफ़ी कुछ बड़ा बना सकते हैं कंपेयर टू हम लोग की मार्केट अब बड़ी मार्केट में खेले। $200 मिलियन की मार्केट में हम लोग खेलते थे, कंसोल लेने की मार्केट। अब हम लोग एक सिग्निफिकेंटली बिगर इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में जा रहे हैं, वो भी विदाउट इन्वेंटरी। अब एकदम भी स्केल कर सकते हैं। ये जो वैल्यूएबल चेंजेस हुए हैं अपनी कंपनी में और उसका क्रेडिट सिर्फ शार्पनर को ही जाता है। अच्छा। तो वो जो रितेश अग्रवाल वो बात कर रहे थे 10 लाख रुपए की वो जो है देते हैं, ग्रांट देते हैं, तो वो लिए आपने? हाँ, वो उन्होंने 2 हफ्ते में क्रेडिट कर दिया था। अच्छा, तो उनका वो प्रोसीजर क्या होता है? मतलब कि जैसे मान लो कोई शार्क टैंक पे नहीं गया, तो अगर उसको उनकी ग्रांट चाहिए, तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है? अब इसका तो मुझे आइडिया नहीं क्योंकि जब उन्होंने मेरे को 10 लाख्स का ग्रांट बोला था, हाँ, मैंने पूरा गूगल में भी सर्च किया था, इस प्रोग्राम का नाम तो मुझे कुछ मिला नहीं था। तो सर अब तो मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अपने केस में मैं उनके पीए से कनेक्ट हुआ था एंड उन्होंने अ, एक एग्रीमेंट करके उन्होंने अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था एंड मुझे जनवरी में फंडिंग मिली। वो जब रीच का समय था, कंपनी अभी के पैसों से चली थी। अच्छा, तो मतलब कि अगर जैसे नॉर्मल किसी को चाहिए हो वो ग्रांट, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल नहीं है। हो सकता है मैं सही से ढूँढ ना पाया हूँ, ज अच्छा, मैंने इतना रिसर्च नहीं की। ओके। तो अच्छा आपने सीधा कनेक्ट कर लिया उनसे, हाँ, ठीक। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो आप शार्क टैंक पे गए, तो उससे जाने से पहले आपकी सेल्स क्या थी और उसके बाद क्या इफ़ेक्ट आया आपकी सेल्स पे, मतलब पूरे ओवरऑल बिज़नेस पे? सो शार्क टैंक पे जो सबसे ज़्यादा मुझे वैल्यूएबल चीज़ रिसीव हुई, वो ये कि मुझे थोड़ा-सा रियलिटी चेक मिल गया कि हम लोग क्या-क्या गलत कर रहे हैं अपने बिज़नेस में, वो सबसे चीज़ वैल्यूएबल थी। और अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो जिस दिन शार्क टैंक का एपिसोड एयर हुआ था, उस दिन अराउंड 3 मिलियन का ट्रैफ़िक आया था जिसकी वजह 3 मिलियन? हाँ, अच्छा, ये फ्लाइंग बेस ने बोला था कि 22,000 कुछ समथिंग आया था उनके पास। हम लोग के केस में 3 मिलियन का ट्रैफ़िक आया था वेबसाइट अच्छा। पे एंड उसकी वजह से जैसे हम लोग ने जैसे थोड़ा-सा चेंज किया, हम लोग डायरेक्ट बाइंग डायरेक्ट सेलिंग की जगह लोग लिस्टिंग, तो हम लोग की ना लिस्टिंग्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। पहले दिन जो सेल्स आई थी जब शार्क टैंक हुआ था वो अराउंड 3 लैक्स की आई थी अच्छा। और जो हम लोग की प्रीवियस सेल्स से अराउंड 3.5 टाइम्स ज़्यादा थी। उसके बाद ये चीज़ कंटिन्यू हुई थी फॉर अनदर 3-4 डेज़। उसके बाद थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ होने लगी थी। हुँ, हुँ। बट हम लोग की लिस्टिंग्स बहुत इंक्रीज़ हो गई थी और वो लिस्टिंग धीमे-धीमे सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। तो एक तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट था कि वेबसाइट ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा आया हुँ। एंड सेल्स भी बढ़ी। बट जितना प्रीवियस सीज़न्स में बढ़ती थी उतना तो मैं नहीं बोलूँगा कि है, क्योंकि प्रीवियस सीज़न में जितना मैंने लोगों से बात करके देखी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो इस बार शायद सिर्फ़ सोनी लिव पे एक्सक्लूसिव कर दिया था। हाँ, तो ये उन्होंने अपनी सेल्स तो बढ़वा ली सोनी लिव वाले, बाकियों की कम कर दी है। हुँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो आपने बताया कि 2 को-फाउंडर को आपने एग्ज़िट दे दिया है, तो उसके बाद बिज़नेस चलाना मुश्किल हुआ या आसान है? बहुत मुश्किल हो गया था। अच्छा, क्या-क्या मतलब डिफ़िकल्टी ये हुई? आई गेस हम लोग का स्प्लिट 2 अक्टूबर अ, लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ था, 1.5 1.6 ईयर्स पहले। तो मतलब ऐसा था कि हम लोग ने डिपार्टमेंट्स बना के रखे थे। जैसे मेरा काम था ऑपरेशंस देखना अच्छा। एंड मेरे जो दूसरे को-फाउंडर्स थे, उनमें से एक टेक देखते थे हुँ। एंड एक मार्केटिंग देखते थे। अब ये हुआ कि जब वो लोग चले गए, तो सारा लोड मेरे पे आ गया। मतलब मुझे जैसे आइडिया नहीं था कि अपने टेक में क्या-क्या चीज़ें, मतलब बेसिक आइडिया था बट इन डेप्थ आइडिया नहीं था क्योंकि ऑलरेडी वो लोग उनको देख रहे थे। मुझे मार्केटिंग में इतना आइडिया नहीं था। हुँ, तो ये सब कुछ काफ़ी हार्ड हो गया था। बट जो मैं एक गलती करता था ना कि मैं थोड़ा-सा डेलीगेशन कम करता था। हुँ। चीज़ों को कि खुद ही मुझे इसको करना है। करना है। तो मैं सेम गलती किया, मैं मार्केटिंग सीखने लगा, मैं गूगल एड्स कैसे चलाते हैं, मेटा एड्स कैसे चलाते हैं जब को-फाउंडर्स चले गए। हुँ। टेक में देखने लगा कि कोडिंग और जिस-जिस लैंग्वेज में होती है वो सीखने लगा। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ 2-3 महीने बाद कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा। एंड फिर मैंने क्या किया, डेलीगेट करना स्टार्ट किया। तुरंत मैंने फिर हायरिंग की मार्केटिंग में, टेक में और अब सब कुछ सॉर्टेड है। तो अ, फाउंडर्स मतलब एक कंपनी के पिलर्स रहते हैं, अगर 2 पिलर चले गए तो ऑब्वियसली बहुत, हाँ। जैसे को-फाउंडर जाने की वजह से बहुत ज़्यादा कंपनी में इश्यूज़ हुए। जैसे हम लोग की एक फंडिंग आने वाली थी, एक गुजरात में इन्वेस्टर है, उनके साथ मेरा नॉट जस्ट टर्म शीट,
एसएसए भी साइन था और वो कैंसिल हो गया क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर कैंसिल कर देगा, कोई भी आपके फाउंडर्स में झगड़ा चल रहा है तो कंपनी क्या ही चलेगी। तो वो जब टर्म शीट कैंसिल हो गई तो जो फाइनेंस हम लोगों ने प्लान किए थे वो इसी हिसाब से किए थे कि ये फंड इस मंथ तक अपने बैंक में आएगा और इससे अपना इतना रनवे। तो वो पूरा डिसबैलेंस हो गया था जिसकी वजह से मैं बैंक से लोन लेने लगा कंपनी चलाने के, क्योंकि मैं हाँ। तुरंत ही मैं प्रॉफिटेबल तो नहीं कर सकता जब अपना सेम। स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि हम लोग हाई ग्रोथ पे फोकस करते थे। तो तो उससे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही हो गई कि कंपनी में बहुत ज़्यादा डेब्ट्स आ गए और थोड़ा लोगों की सैलरी थोड़ा लेट जाने लगी। तो फिर मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट पूरा बंद कर दिया कंपनी में कि अब से ज़ीरो मार्केटिंग, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता था अपना और मुझे जितना फिगर आउट हुआ कि अपनी मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं थी कि हम लोग उसमें ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं कम रिजल्ट्स पे। एंड तो मार्केटिंग मैंने ज़ीरो की एंड टेक को स्ट्रॉन्ग करने लगा। तो अब धीमे-धीमे काफ़ी कुछ मतलब चला, लेकिन अब फाइनली जाके जनवरी में जब हम लोग को फंडिंग मिली तो अब सब कुछ डेब्स चुक गए, स्टेबल हुआ और अब हम लोग पूरा ये मंथ फिर से पूरा टीम रिस्ट्रक्चरिंग करके गेटिंग गुड पीपल्स एंड उनको एक्यूरेट रोल्स पे करके डेलीगेट करके अब हम लोग फिर से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। ओके। तो तो को-फाउंडर जाना तो मेरे हिसाब से मतलब आई गेस ये थर्ड या फोर्थ बिगेस्ट रीज़न होता है स्टार्टअप फेल होने का। तो उसके बाद मतलब अगर मान लो आपका इस बार भी सेलेक्ट नहीं होते शार्क टैंक पे एप्लीकेशन, तो बंद कर देते कंपनी? हाँ, मैंने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन मैं इतना तो बता रहा हूँ कि मैं इतना ज़्यादा डेब्ट्स में आ गया था, मतलब डेब्ट फ्रॉम फैमिली, डेब्ट फ्रॉम बैंक, मतलब मैं क्रेडिट कार्ड अपना कंपनी में यूज़ कर दिया और क्रेडिट कार्ड वालों का कॉल आ रहा है, मैं उठा नहीं रहा हूँ। बार-बार बोल रहा हूँ अगले महीने भर दूँगा, 2 हफ्ते बाद भर दूँगा एंड पता नहीं लोगों की सैलरी कहाँ-कहाँ से करा रहा हूँ। तो मैंने बट कभी बंद करने का नहीं सोचा, कभी बंद करने का तो नहीं सोचा, बट आपका क्वेश्चन ये है कि अगर शार्क टैंक में नहीं आता, फंडिंग नहीं मिलती तो क्या होता? हाँ। मतलब पता नहीं, मतलब नहीं पता था। पता नहीं क्या होता। बट हाँ। कंपनी तो मैं बंद नहीं करता, कुछ ना कुछ देखता। लेकिन फिर वो लोन हो जाता। हाँ, अच्छा, तो शार्क टैंक पे आने के बाद चाहे आपको फंडिंग मिले चाहे ना मिले, क्या इफ़ेक्ट होता है? मतलब कि अगर मिल गई। आपको एक्सपोज़र मिल जाता है बहुत अच्छा, हुँ, मतलब लोग आपको जानने लगते हैं, आपकी एक बहुत सारी मार्केटिंग हो जाती है, जिसकी हुँ, वजह से सेल्स बढ़ जाती है एंड जैसे ज़्यादा लोग डैगबी को जानने लगते हैं, तो जो अपने बिज़नेस में इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं, हुँ, वो भी और इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि एक एक्सपोज़र का भी होता है कि जैसे लेट्स सपोज़ आपका कोई बिज़नेस है, बट हुँ, वो इन्वेस्टर्स को पता नहीं है, कस्टमर्स को पता नहीं है, हाँ, तो शार्क टैंक का वो सबसे बड़ा विज़िबिलिटी मिल जाती। विज़िबिलिटी। हुँ, तो अभी आपने जैसे बताया कि आपका गेमिंग कंसोल, तो ऐसा बहुत होता होगा कि रिलेटिव के जो बच्चे-वच्चे हैं, तो वो कहते होंगे भैया दे दो, हाँ, हाँ। तो आते हैं क्या वो ऐसे? हाँ, दे देता हूँ मैं, अच्छा वे मतलब ऑब्वियसली पैसा लेके, अच्छा, सही बात है, बिज़नेस तो बिज़नेस है। क्यों बट जिस रेट पे वो लोग नया खरीदते, उनसे बहुत इकोनॉमिकल रेट पे मिल जाता है, तो यहाँ पे डैगबी का फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, मतलब कि कोई कंपैरिज़न है कि अगर आप वैसे मार्केट में लेते हो तो वो इतने का मिलेगा और डेक पे इतने का मिलेगा, 50,000 का जब PS5 आता था, ठीक तो है? हम लोग 35-36 में सेल आउट करते थे अच्छा, एंड अगर आप वारंटी उसमें ऐड कराते हो, तो आप 1500-2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा बेचते हो। तो इतना मतलब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट रहता है कि डिमांड एंड सप्लाई का पूरा गेम रहता है। अच्छा, तो डेक कितने मंथ्स की वारंटी देते हैं? अप टू 1 ईयर, ओके, डिफ़ॉल्ट वारंटी 1 मंथ की रहती है और आप उसको 1500-2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके अप टू 1 ईयर एक्सटेंड करा सकते हो, तो टोटल 13 मंथ्स की हो जाती है। अच्छा, तो सेम एज़ कैशिफ़ाई जैसे देता है? हाँ, ओके, बस अपना जैसे अभी जैसे हम लोग बाकी प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा कैशिफ़ाई से मॉडल ये डिफरेंट हो गया, वो इन्वेंटरी रखते हैं हुँ, और हम लोग C2C रेगुलेटेड मार्केट प्लेस में आ रहे हैं। ये एक डिफरेंस है। अच्छा, तो कैशिफ़ाई जैसे इन्वेंटरी रखता है, आप नहीं रखते तो उसकी वजह से कस्टमर को लगता होगा यार मैंने ऑर्डर करा है, क्योंकि आपके पास तो इन्वेंटरी है नहीं और सामने वाला जिससे खरीदना है और वो घूमने चला गया और वो आ ही नहीं रहा, मान लो आउट ऑफ कंट्री चला गया, तो ऐसे केसेस में इनको आप डील कैसे करते हैं? तो जैसे क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग जब स्टार्ट हुए थे तो वो गेमिंग कंसोल से हुए थे। हाँ, गेमिंग उस समय अपना मॉडल एग्ज़ैक्टली लाइक कैशिफ़ाई था। तो हुँ, आप बस कैशिफ़ाई फॉर गेमर्स समझ सकते हो। अभी जैसे हम लोग इसको C2C रेगुलेटेड मार्केट प्लेस में ले गए हैं, हुँ, तो इसमें जैसे डिफरेंट क्या रहता है, जैसे कैशिफ़ाई में आपको फ़ायदा क्या है
कि आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाएँगी हुँ, एंड डैगबी में क्या है कि जैसे एज़ अ सेलर मैं आपको कैशिफ़ाई का फ़ायदा बताऊँ कि आपका प्रोडक्ट तुरंत बिक गया। आपने फ़ोन में किया, वो बंदा हाँ, आया, चेक किया, बिक गया और एज़ अ बायर आपकी डिलीवरीज़ फ़ास्टर है। डैगबी में आपका क्या है ना कि एक तो कैटलॉगिंग कि आप डाइवर्स प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। दूसरा कि आप अपने रेट पे सेल कर सकते हो। जैसे जब अगर अच्छा। अगर कोई कंपनी इन्वेंट्री रख रही है, तो वो ऑब्वियसली उनको मार्जिन्स भी ज़्यादा रखने पड़ेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट खुद में इतना हेक्टिक काम है। हम लोग भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट 3 साल किए हैं, तो वो बहुत हेक्टिक है। हुँ, तो ये है कि आपको डैगबी पे फॉर बोथ बायर्स एंड सेलर्स आपको बेटर रेट्स मिल जाएँगे अच्छा, और दूसरा डाइवर्स कैटलॉग कि आप कुछ भी सेल कर सकते हो प्री ओन्ड जो भी आपके पास है। हम लोग फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हैं। एक-एक सेगमेंट हम लोग लेके चलेंगे बट प्लेटफ़ॉर्म ओपन टू ऑल है, आप कुछ भी सेल आउट करो। अच्छा। तो तो मतलब मैं अपना जैसे सिमिलर बिज़नेस में ना, मैं कैशिफ़ाई की जगह ओएलएक्स, क्विकर इनको ज़्यादा कंसीडर करूँगा। अच्छा, तो आपने कहा कि अपने अकॉर्डिंग प्राइस लेके बेच सकते हो। हुँ। तो ऐसे में क्या होता है कस्टमर तो मान लो उसका जो है वो सोच रहा है यार ये तो इतने का है और सामने वाला इतना महँगा दे रहा है। तो वो कैसे डील होती है? तो क्या होता है ना जैसे आपको लेट्स सपोज़ कोई प्रोडक्ट लेना है हुँ, डैगबी पे, तो लेट्स सपोज़ उसकी 30-40 लिस्टिंग्स है आपके उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की। आप उसमें से बेटर प्राइस, बेटर क्वालिटी पे जाओगे, हुँ, तो जब आप एज़ अ सेलर होते हो आपने कोई ज़्यादा रेट पे डाल दिया, हुँ, तो आप क्या करते हो आप देख रहे हो कि आपका 1 हफ्ते तक बिका नहीं और प्लस आपको चैट्स आ रही है, चैट्स में लोग नेगोशिएट करने का ट्राई करें, तो आपको आइडिया लग जाता है कि हो सकता है मैं ज़्यादा प्राइस पे किया और आपको सिमिलर लिस्टिंग्स भी दिख रही हैं अपनी, तो आप हुँ, फिर अपना प्राइस कम कर लेते हो। तो इसमें मतलब आपके हाथ पे ही सब कुछ होता है। अच्छा। हुँ। तो अब इसमें कैसे डील करते हो कि जैसे मान लो सामने प्रोडक्ट तो उसने वो दिखा रखा था, लेकिन असली में उसके पास है ही नहीं वो प्रोडक्ट। तो ऐसे भी आते होंगे कस्टमर। तो क्या होता है कि जब हम लोग को जैसे बायर ने पैसा दिया, वो हुँ, पैसा अपने पास ही रहता है। ठीक। उस समय हम लोग सेलर से जैसे ही बायर पैसा पे करता है, एक ऑटोमेटिक शिपमेंट बुक हो जाती है सेलर के पास, अपने वेयरहाउस के लिए। अच्छा, तो ये प्रोडक्ट जैसे ही वेयरहाउस पे आता है, तो हम लोग क्वालिटी चेक में सिर्फ ये चीज़ इंश्योर करते हैं, जैसे आपने लेट्स सपोज़ कीबोर्ड सेल किया, अगर उसकी 2 बटन खराब भी हैं, तब भी चल जाएगा। लेकिन आपने अगर डिस्क्रिप्शन पे मेंशन किया है, तो ओके। हम लोग का ये है कि आपको कोई सरप्राइज़ ना मिले। जो हुँ, आपने मेंशन किया है और वो चीज़ बायर को पता है, वही प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है। तो क्वालिटी चेक में हम लोग ये चीज़ एंश्योर करने के बाद ही प्रोडक्ट सामने डिस्पैच कराते हैं। अगर ये क्वालिटी चेक फेल हुई, तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा और सेलर को उनका प्रोडक्ट वापस मिल जाएगा। अच्छा। तो क्या रहता है ना कि जैसे एक कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, हुँ, उसका न्यू में क्या होता है कि उसका प्राइस फिक्स्ड है, आपको पता है एक सील पैक के अंदर प्रोडक्ट होगा, लेकिन प्री ओन्ड में इतने ज़्यादा वेरिएबल्स है ना, हुँ, एक ही प्रोडक्ट के 20 प्राइसेस हो सकते हैं, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी और करेक्ट। आप हर टाइप के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। जैसे हम लोग के प्लेटफ़ॉर्म में फ़ोन्स ऐसे भी सेल हुए हैं, 3000 का फ़ोन डेड, उसको भी लोगों ने परचेज़ किया है, तो हो सकता है स्पेयर पार्ट्स के लिए किया हो। अपना यही काम है, आपने डेड लिखा है और ये मेंशन किया इसमें ये फ़ोन में रैम-वैम है, हम लोग ने चेक किया कि ओके और डिस्पैच कर दिया। अच्छा तो फ़ोन भी बेचते हो? हाँ, ओ हम लोग अभी हम लोग गेमिंग कंसोल से स्टार्ट हुए हैं। हाँ। अपना जो एम है ना, हुँ, वो ये है कि जैसे जैसे अगर आपको कोई भी नया प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी नए प्रोडक्ट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, चाहे वो स्नीकर्स हो जाए या क्लोथ्स हो जाएँ या फिर फ़ोन हो जाए या गेम्स हो जाए, आप अमेज़न पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो। हुँ, हम लोग को सेम चीज़ प्री-ओन्ड में करनी है। वन कैटेगरी एट अ टाइम बट अपना एम ये है कि अगर आपके दिमाग में जैसे नया प्रोडक्ट आता है, आपके हमेशा दिमाग में अमेज़न, फ्लिपकार्ट आते हैं। हुँ, वैसे ही जैसे ही आपके दिमाग में कोई सेकंड हैंड प्रोडक्ट जाए, हुँ, तो आपके दिमाग में डैक भी आए। ये हम लोग का ओके। फाइनल एम है जिसमें बहुत टाइम लगेगा। हाँ, ठीक है। तो अभी आपने सोचा है कि अब जैसे आपने बताया कि हम फ़ोन्स में भी जाने लग गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में भी जाने लग गए हैं, तो और क्या-क्या है? जैसे ओएलएक्स तो गाड़ियों में भी है। नहीं, हम लोग गाड़ियों में तो जा नहीं सकते। जैसे हम लोग ने क्या सोचा हम लोग थोड़ा ना कस्टमर डेटा के हिसाब से कैटेगरीज़ लॉन्च करेंगे। हम लोगों ने जैसे फ़ोन तो सब इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आ गया। हुँ, फ़ोन्स, आईपैड, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, गेमिंग सब इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हम लोगों ने नेक्स्ट डाइवर्सिफ़िकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में इसलिए किया क्योंकि जो अपना लास्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो हुँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। ये गेमिंग कंसोल भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। तो उसकी क्वालिटी चेक से लेके उसकी वेयरहाउसिंग से क्या-क्या उसमें चीज़ें चेक करना, इसका ऑलरेडी अपने को आइडिया है। इसलिए अपना नेक्स्ट मोस्ट नेचुरल स्टेप था कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएँ। बाकी हम हुँ, लोगों ने प्लेटफ़ॉर्म ओपन टू ऑल किया तो हम लोग ना डेटा के हिसाब से कैटेगरीज़ पे जाएँगे।
कि कस्टमर किस टाइप की लिस्टिंग करे, किस टाइप के प्रोडक्ट बिक रहा है, उन कैटेगरीज पे फोकस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट प्लानिंग नहीं किया है, हम लोग कस्टमर फीडबैक और डेटा के हिसाब से ही आगे जाएंगे। तो आपको ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफ़ाई करी कि यार ये गैप है अभी मार्केट में, तो उसके लिए हमारा जो स्टार्टअप है ये बिल्कुल सेट बैठेगा? जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा ओएलएक्स से बहुत ऑब्सेशन है। मैं ओएलएक्स का हुँ, हुँ। बचपन से ही बहुत बड़ा यूज़र हूँ। जब से मेरे पास गेमिंग कंसोल आया था, वहाँ पे गेम्स खरीदना, बेचना, तो ओएलएक्स एकदम परफेक्ट है। हुँ, बट उसमें बस यही था कि ना बहुत बार जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए, वो हो सकता है मेरे सिटी में ना हो या मेरी हुँ, रीच में ना हो। तो ये प्रॉब्लम डैक भी सॉल्व करता है। और दूसरा कि मुझे ना थोड़ा हेडेक नहीं चाहिए कि मैं जाऊँ कहीं पे प्रोडक्ट देखने, खरीदने, पैसे एक्सचेंज करने, डायरेक्ट फिर बात करूँ फेस टू फेस। हुँ। मुझे ये कि घर बैठे मेरा सब कुछ आइदर मैं बेच रहा हूँ या खरीद रहा हूँ, दोनों घर बैठे हो जाए। अच्छा, तो ओएलएक्स बहुत अच्छा बिज़नेस है। डैक भी बस उस जो ओएलएक्स में प्रॉब्लम्स है सिर्फ़ उनको सॉल्व कर रहा है। ओके। तो मतलब कि अगर किसी को अपना बेचना है तो वो ओएलएक्स पे जाए या आप पे जाए? मैं तो हमेशा बोलूँगा डैक भी पे जाए। हुँ। तो क्योंकि ओएलएक्स भी वो डेक्बी भी ओएलएक्स से ही मतलब वो उसका ही बेबी है, ये कह सकते हैं। बेटर वर्ज़न्स इफेक्टिव एक बेटर वर्ड होगा। तो डेक्बी ओएलएक्स का बाप है या उनका बच्चा है? बेटर वर्ज़न में बोल सकता हूँ क्योंकि वो तो टाइम ही बताएगा। मतलब ये तो बहुत लंबा गेम है, मैराथन है पूरा हाँ, हाँ। आगे चल के। मतलब मैं मतलब ओएलएक्स मुझे बहुत अच्छा बिज़नेस लगता है। मतलब इंडिया में इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं ओएलएक्स, मतलब मतलब इतना प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल, बट एक्चुअली में मतलब बहुत अच्छा, क्योंकि आप ओएलएक्स से पहले देखो क्विकर था, बट हुँ। अब ओएलएक्स क्विकर के टाइम पे या ओएलएक्स से पहले देखो तो सेकंड हैंड आइटम बेचना खरीदना इतना आसान नहीं था जितना अब ओएलएक्स जैसे किया। फ़ेसबुक का भी आ रखा है उसका मार्केट मार्केट प्लेस, प्लेस हाँ, तो वो भी तो है। सेम ओएलएक्स सिस्टम है, ना लॉजिस्टिक्स है, हाँ, ना इसको सिस्टम है, ना क्वालिटी चेक्स है। अच्छा। तो ओएलएक्स क्विकर, फेसबुक मार्केट प्लेस, व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक्सचेंजेस होते हैं प्रोडक्ट के। हुँ, हुँ। तो मतलब बस आप ऐसा समझ सकते हैं कि इनमें जैसे ओएलएक्स के केस में क्या है ना कि वो ऑपरेशनली इन्वॉल्व नहीं है ना। हुँ, जिसके फ़ायदे हैं कि ओएलएक्स में फ्री लिस्टिंग्स होती हैं, कोई वो हुँ, कमीशन चार्ज नहीं करते हैं। ओएलएक्स अपना सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट से कमाता है, हम हुँ। लोग एड से नहीं कमाते हैं, हम लोग कमीशन से कमाते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग कंपेयर्ड टू ओएलएक्स एक बेटर कन्वीनियंस दे रहे हैं, बट हुँ, उसका फिर प्राइस भी चार्ज कर रहे हैं। अच्छा। तो कितना परसेंट जो होता है कि इन्फ्लेट हो जाता है एक प्रोडक्ट का आपके आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आने के बाद? मतलब ऐसा है ना कि एक है ना अमाउंट से बताओ जैसे मान लो कोई 50,000 का आइटम मेरे को डेक्बी के थ्रू बेचना है। तो अब मेरे को चाहिए जेब में 50 तो मेरे को डेक्बी पे कितने का लिस्ट करना पड़ेगा वो? आप लिस्ट करते हो 50,000 का ही, ठीक कि है। आप अपने ऐप में जाओगे हुँ, और वहाँ पे प्रोडक्ट 50,000 का ही लिस्ट करोगे और ठीक है। आपको वो कार्ड पे दिखाएगा कि 2% पेमेंट फीस, हुँ, 8% अपना प्लेटफ़ॉर्म कमीशन प्लस जो आपने वेट डाला, हुँ, जैसे लेट्स सपोज़ प्रोडक्ट का वेट 3 किलो है, तो उस वेट के हिसाब से डिलीवरी चार्ज, और ये प्राइस ऐड होके बायर को दिखेगा। अच्छा। तो एवरेज में बोलो आपने 50,000 का प्रोडक्ट लगाया और अगर वो 3 किलो का है, तो आपको ये 55,300 के अराउंड का पड़ेगा एज़ अ ओके। बायर को। ये जो बीच का प्राइस है उसमें हम लोग की पूरी कंपनी मैनेज होती है। डिलीवरीज़, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, ऐप, तो ये बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोग का कमीशन रहता है। तो कस्टमर का ऐसे भी आता होएगा जो मतलब सेलर की साइड है, ठीक है? सेलर की साइड यार हमने तो बढ़िया भेजा था, वहाँ पे जाके आपने ऐसा कर दिया प्रोडक्ट को। हाँ, ये प्रॉब्लम्स तो ये तो डे 1 की प्रॉब्लम्स, वो हमेशा होता ही है। तो उसको तो कैसे इसके लिए हम लोगों ने काउंटर क्या किया कि ना बहुत बार ऐसा रहता है ना कि अपने पास डेटा नहीं है, कि आपने क्या भेजा, अपने पास क्या रिसीव हुआ, हुँ, और बिना डेटा के हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो अभी हम लोगों ने जब से मतलब ये प्रॉब्लम्स तो काफ़ी पहले, फिर हम लोग ने इसको ऐसे सॉल्व किया था कि जैसे आप सेलर हो, हुँ, तो जैसे ही आपने डैगबी में आपका प्रोडक्ट बिका, हुँ, तो क्या होता है कि आपको ना एक उस प्रोडक्ट का वर्किंग वीडियो और पैकिंग हुँ, वीडियो एक बार अपलोड करना होता है। उसके बाद फिर कुरियर बॉय उठा के लेके जाता है। अपने जब वेयरहाउस में आता है तो वो भी कैमराज़ के अंदर ही खुलता है। बायर को जब भी जाता है तो उनको भी इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप प्लीज़ अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ ही ओपन करो, क्योंकि ये नया प्रोडक्ट नहीं है, प्री ओन्ड प्रोडक्ट है। तो हाँ, इस छोटे से सिस्टम से अपने केसेस 80% रिड्यूस होगा, और बाकी थोड़े बहुत केसेस तो आएँगे ही, वो तो ऑब्वियस है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो वही शार्क टैंक वाले पे ही आते हैं कि जैसे मान लो कि वहाँ पे शार्क टैंक पे जब जाते हो,
तो वहाँ पे डिफरेंट शार्क्स होते हैं। तो वो जो आप जैसे रील्स में देखी होगी, तो वहाँ पे अलग रहता है माहौल या सेम ही रहता है? जो हम रील्स पे देखते हैं, ये चिल है, ये वैसे है, या वहाँ पे अलग ही एक प्रेशर होता है? क्या होता है वहाँ पे? मेरे हिसाब से तो सेम ही रहता है एंड डिफरेंस बस ये रहता है कि वहाँ पिच जो होती है वो 45 टू 1 आवर की होती है, जो हम अच्छा। दिखाते हैं वो 20 मिनट्स का। तो ओके। काफ़ी डिटेल में पिच होती है, डिटेल में क्वेश्चनिंग एंड एवरीथिंग। तो अच्छा, 40 मिनट से 1 घंटे की? हाँ, हाँ, 45 मिनट से 1 आवर की। तो मैंने वो भी देखा है कि शार्क्स के है ना, वो ईयर में वो एक लीड लगी होती है, तो क्या उनके पास पीछे पूरी टीम बैठी होती है, वो भी सुन रही होती है और वो बताती है कि इस बिज़नेस में इतनी परसेंट इक्विटी के लिए आपको जाना चाहिए? ऐसा कुछ होता है क्या? अगर मतलब होता भी होगा तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि इसका। देखो वो उस ईयरफ़ोन का कुछ तो मतलब होएगा ना, क्योंकि सामने जब बंदा बैठा होता है और टेलीविज़न पे होता है तो उसको एक्सप्रेशन भी देने होते हैं, तो वो कभी-कभार क्या होता है कि इतनी चीज़ें वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, क्या चला गया? तो उनके पीछे टीम बैठी होती होएगी, जो बताती होएगी कि आप इनको इतनी परसेंट पे वैल्यू कर दो या आप इनसे आउट। क्या लगता है आपको, होता होएगा ऐसा? अ, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि उनके पास ऑलरेडी नॉलेज है। बट ये तो आपने सही क्वेश्चन पूछा कि ईयरफ़ोन का क्या काम है? मुझे आइडिया नहीं है। क्योंकि देखो आप कॉन्सर्ट में जाते होगे, तो सिंगर्स जो होते हैं वो पहनते, तो उसमें उनका गाना या म्यूज़िक कुछ प्ले हो रहा होता है जिससे उनको आइडिया होता है कि क्या होने वाला है। तो वही सेम। अच्छा, तो आपको नहीं पता उसका। नहीं, तो बट चलो, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये करते कि जैसे मान लो अगर आपको वहाँ पे जितने भी शार्क्स बैठे हैं, तो आपको अगर जो अपना पैसा मान लो 1 करोड़ रुपए अगर आपको डालना हो, तो आप किसके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहोगे? मतलब मुझे वहाँ बहुत सारे बिज़नेसेस बहुत अच्छे लगे थे। तो नहीं, सिर्फ शार्क्स के, मतलब जो जैसे अमन गुप्ता बोट का लेके बैठे हैं और पीयूष बंसल लेंसकार्ट का है, तो उन्हीं शार्क्स के शादी.com, ट्राई शुगर, किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे? पर्सनल कोई तो फेवरेट होएगा। ओयो में ओयो में। अच्छा। रितेश अग्रवाल मेरे बचपन से रोल मॉडल थे। हाँ। हैं, तो ओयो में बचपन की वजह से इंटरेस्ट था या रितेश अग्रवाल की वजह से? रितेश अग्रवाल की वज़ह से। अच्छा, वैसे ओयो में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, जो उन्होंने बनाया वो बहुत अच्छा है। मतलब आप देखो इतनी सारी कंट्रीज़ हुँ। होटल्स को इतना ईज़ी एक्सेसिबल बनाना, और प्रॉब्लम्स तो हर बिज़नेस में होती है जिनको वो सॉल्व कर रहे हैं अपनी नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से। मतलब उन्होंने जो काम किया वो इतने कम टाइम पे इतना बड़ा बिज़नेस बनाना, मतलब हुँ। माइंड ब्लोइंग। तो जैसे आपकी पिच पे सबने आउट हो गए थे सारे जितने भी शार्क्स थे। तो जब आप बाहर निकल रहे थे, आपने क्या कहा था कि यार सारे फाउंडर्स चले गए हैं, मैं लॉस में हूँ, अब तो बंद ही कर दूँ? क्या सोचा था जब बाहर निकल रहे थे? मैंने क्योंकि ये वहाँ पे सोचा था एकदम कि से ना अलग ही ये मार्केटिंग हो अगर गई। ये 10 लैक्स आ गया मेरे पास, तो मैंने सोचा था कि 3 महीने तो कंपनी और चला लूँगा, फिर देखता हूँ क्या करना है। अच्छा, वहाँ ये चल रहा था, चलो ये 10 लाख का है। अच्छा, अगर वो भी नहीं आते तो? अ, एक और क्रेडिट कार्ड। नहीं, तब यूज़ हो गए थे, अच्छा, तब नहीं अब बचा था। कंपनी भी नहीं दे रही थी? नहीं, नहीं, कोई नहीं दे रहा था। मैं नावी, क्रेड सबका लोन ले लिया था, जितने ऐप्स होते हैं। क्रेड डाउनलोड कर लिया, वहाँ से जितना मैक्सिमम लोन मिल सकता है पर्सनल। हाँ। वही कंपनी तो ने तो लोन्स उठा लिए थे, हुँ, हुँ। तो अब कंपनी को तो ऑब्वियसली और नहीं मिलेंगे लोन्स। और तो मैं ये पर्सनल क्रेडिट कार्ड जितने हो सकते थे, हुँ, जितने ऐप्स जो भी कोई मेरे को ऐप रेफ़र करता था कि ये क्रेड का मैं यूज़र था क्योंकि मैं कंपनी का क्रेडिट कार्ड उसी से भरता था। हुँ। तो उसमें मुझे लोन दिखाया कि आपको 3 लाख का लोन मिल सकता है पर्सनल, वो ले लिया। फिर मैंने नावी देखा, नावी में देखा कि ये 25,000 का ही लोन दे रहा है, वो भी इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे। तो मैं ऑलरेडी लोन्स पे था, हो सकता है इसलिए 25, बट मैंने कहा चलो 25 भी ले सकते हैं, किसी एक की सैलरी तो हो जाएगी। हाँ, वो ले लिया। अच्छा। तो मतलब तो अब वो पे कर दिए? सब कुछ, कंपनी में कोई डेब्ट नहीं है, ओके। प्लस सब कुछ प्लस में है। तो वहाँ पे जैसे आपने शार्क्स ने बोल दिया था कि आई एम आउट। तो आपने फिर वहाँ पे ये भी बोला था कि मेरे पापा जो है घर बेच के पैसा लगाने के लिए तैयार है। तो वो जब घरवालों ने देखा था एपिसोड, तो क्या बोला कि भई क्या बोल रहा है तू? ऐसा कुछ बोला? नहीं, मतलब मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ओके। बहुत ही ज़्यादा। एंड उन्होंने मेरे से, जब कंपनी में बहुत ज़्यादा डेब्ट्स हो रहे थे, तब उनने मेरे से बोला था कि तुम कंपनी मत बंद करना, हुँ। एंड अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं घर बेच के भी पैसा लगा दूँगा, बट तुम मतलब कंपनी
चलाते रहो जब तक मतलब जब तक कि सब कुछ ना लग जाए कि अब तो मैं चला ही नहीं सकता, अब कंपनी में पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ट्राई कर रहे थे बर्न कम करना, बट की हुआ अभी 5 लाख के बर्न से हम लोग 1.5 लाख के बर्न में आ गए। जब मैं शार्क टैंक में गया तो उस महीने का बर्न 20,000 पे था, तो हम बर्न कम करने की कोशिश कर रहे थे। बट उससे भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बर्न के अलावा ये भी ना कि आपने जिनसे लोन उठाया उनका पैसा वापस करना हाँ। है। तो वो एक इश्यू था, बट मेरे पापा ने मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एक तो एयर फ़ोर्स में होने की वजह से उन्होंने जो वो एक थोड़ा-सा आर्मी कल्चर होता है, वो मेरे को हाँ। बहुत सिखाया। डिसिप्लिन, टाइम पे चीज़ें करना, टाइम पे उठना, सब कुछ एकदम डिसिप्लिन के साथ करना, ऑनेस्ट रहना हुँ। और हार ना मानना। तो ये मेरे को बचपन से ही पापा ने सिखाया। और मैं अगर इत क्या बोलते अगर कंपनी में इतना इश्यू होता कि आखिरी ऑप्शन ये था कि अगर पापा घर बेच के लगा देते, तो अगर मैं मना कर देता ना, तो मेरे पापा नाराज़ हो जाते कि तुम पूरा ट्राई करो। पापा ने कहा कि उन्होंने लाइफ में रिस्क इतना नहीं लिया, वो सिक्योर्ड जॉब में वो 12th के बाद एयरफोर्स में चले गए। तो उन्होंने कहा कि तुम बट जितना हो सकता है उतना एक्सप्लोर करो। अच्छा। तो आपकी पिच भी है ना, कहीं न कहीं वो एक शार्क टैंक के सीज़न में फ्लैट हेड आया था। तो वो शू का ब्रांड था, वो उनका भी यही था कि यार अगर नहीं मिला ना तो मैं बंद कर दूँगा। तो वो कहीं न कहीं वैसे ही हो गई थी। तो मतलब कि क्या होता है कि वहाँ ऐसा भी होता है कि एक बार लाइव होने के बाद, ठीक है? तो उसके बाद कितने इन्वेस्टर आ जाते हैं कि यार इस बंदे को यहाँ नहीं मिली है, लेकिन हम इस बंदे को देने के लिए पैसा तैयार है। तो कितने इन्वेस्टर आ जाते हैं? मतलब आपको इनबाउंड्स तो काफ़ी मिल जाते हैं। मतलब अभी जैसे हम लोग टोटल 3 सीआर का राउंड उठा रहे हैं, जिसमें से अच्छा। अभी 1 सीआर बैंक में आया है, 2 सीआर अभी पेंडिंग है। तो ये उस टाक्सिंग के बाद ये पहले? ये जो पैसा है वो शार्क टैंक के बाद आया, बट मेरी जो बात स्टार्ट हुई थी, हुँ। वो शार्क टैंक से पहले हुई थी। अच्छा। एंड बस शार्क टैंक से पहले नहीं, शार्क टैंक में जाने के बाद स्टार्ट हुई थी। मतलब एयर होने से पहले ओके, ये ओके। बात हो रही थी। बट कन्फर्मेशन फिर फाइनली आई गेस दिसंबर में हुआ एंड जनवरी में फिर हम लोग को पैसा मिल गया। अच्छा, तो वहाँ पे इन्वेस्टर ने पूछा था कि आप शार्क टैंक पे गए हो, कुछ वहाँ पे ऐसा होता है क्या? मतलब उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट डाली थी वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ शार्क टैंक थी। ओके। उनकी ये थी कि बट ये था कि ये बात बहुत बाद में, अगर रितेश अग्रवाल 10 लैक्स ना देते तो बहुत सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती। तो दिसंबर के टाइम पे उन्होंने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ शार्क टैंक डाला था। बस उनका भी यही कहना था कि आपको मार्केट साइज़ एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो ये जो नया मॉडल बना है उसमें उनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ओके। तो जैसे आपने बोला कि यार मैं ऐसे ही देखता चलता रहता, तो एक कोई प्लान भी बनाया था क्या? कि यार अगर ये नहीं हुआ तो प्लान बी ये करता, अगर ये बिज़नेस नहीं चलता? नहीं। जैसे रेस्टोरेंट के में तो बना लिया आपने, तो इसके बाद? रेस्टोरेंट में मतलब प्लान बी नहीं था, वो ऐसा था कि मैं डैगबी में मतलब ये कंसोल की बाइंग एंड सेलिंग करके ये था कि थोड़ा-सा पैसा आता रहे, हुँ। जिसकी वजह से वो जब तक कोविड की सेकंड वेव नहीं जा रही तब तक मैं सर्वाइव कर पाऊँ। ओके। बट ऐसा हुआ नहीं था। मतलब आपको पता है कि डाइनिंग एट कैंटीन बाय यू था, वो भी जो सॉफ्टवेयर था उसका नाम भी डैगबी ही था। तो अच्छा। कंपनी वही है, वो बस कैसे ना कैसे करके पिवट्स हुए हैं, सर्वाइवल हुआ है। बट ऐसा बहुत बहुत हुआ है कि सैमसंग या सोनी दोनों में से कोई एक कंपनी थी जिसका पहला प्रोडक्ट नूडल्स था। फिर वो आज देखो इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो हुँ, चलते हुँ। मतलब यहाँ पे मेन गेम ये है कि मतलब आपको जैसे 100 मीटर की जगह मैराथन है, आपको सबसे तेज़ नहीं भागना है, बट आपको कंप्लीट करना है। हुँ, करेक्ट। तो अगर मान लो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके बिज़नेस में, तो एक मुझे 30 सेकंड की पिच दो कि मैं पैसा डालना चाहता हूँ आपके बिज़नेस में, और आप बताना कि कितने परसेंट के देने के लिए तैयार। ठीक है। 30 सेकंड में आपको मेरे को कन्विंस करना है कि मेरे को आपके बिज़नेस में डाल। आप आपके पास कोई सेकंड हैंड आइटम है? हाँ। आप उसको सेल करते हो, ओएलएक्स तो यूज़ करते ही हो क्या? हाँ। तो ओएलएक्स में आपको क्या डिफ़िकल्टी आती है? कस्टमर नहीं मिलते हैं, और जो मिलते हैं तो वो पता ही नहीं होता कि सेम प्राइस पे लेंगे कि नहीं। और कस्टमर्स आपको अगर आपको टाइम पे कस्टमर्स मिले, मतलब आप जिन लोगों पे एक्सपोज़र कर रहे हो, उनसे आपका 200 टाइम एक्सपोज़र बढ़ गया। आप अपने शहर में बेच रहे हो, उसकी जगह आप ऑल ओवर इंडिया बेच रहे हो। प्लस आपको कोई हेडेक ना हो। लॉजिस्टिक्स से लेके एवरी सिंगल थिंग कोई कंपनी कवर कर दे। तो आपको लगता है कि अगर ओएलएक्स इतना बड़ा बिज़नेस बन गया, तो ये कंपनी भी बड़ा बिज़नेस बन सकती है? तो बैक भी वही कर रहा है।
अभी हम लोग छोटे हैं, गिव अस 8-10 ईयर्स, आपको हो सकता है रिटर्न्स बहुत ज़्यादा स्लो मिले। स्लो मतलब थोड़ा टाइम डिप कि ये मैराथन है, बट ये बहुत बड़ा स्केल पे बन सकता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्केट है। सेकेंड हैंड इज़ बूमिंग एंड लोग अब सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। एप्पल से आप देख लो, इतने ज़्यादा एप्पल का रीच और दिस मार्केट इतना बढ़ गया, और अगर आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि OLX की एवरी सिंगल प्रॉब्लम को कवर अप कर रहा है, तो सेम नंबर ऑफ कस्टमर से जो OLX के पास है, हम लोग मच ग्रेटर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो आपकी आस्क कितनी है? आप 10 लैक्स 10 lakhs फॉर हाउ मच परसेंट ऑफ इक्विटी? आप अभी जो हम लोगों ने 1 CR उठाया है वो कन्वर्टेबल्स में है कि नेक्स्ट वैल्यूएशन पे कन्वर्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यूएशन पे आपको 20% ऑफ मिलेगा। आपको मैं 30% ऑफ दे लूँ मैं नेक्स्ट वैल्यूएशन के। ठीक है, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपए कितने परसेंट के लिए? 10 लाख। अच्छा, 10 लाख रुपए, ठीक है। तो मान लो मैं 1 करोड़ रुपए डाल लें, मैं 1 करोड़ रुपए डालने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आप मुझे 50% कंपनी भेज दो। ये शायद ऑफर आप 4-5 महीने पहले देते जब हम लोग कैश खर्च लेते, तो मैं आग बंद करके ले रही, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, तो इस बार आप आउट होना चाहोगे? ठीक है। तो ये था हमारा देसी शार्क टैंक का पहला एपिसोड। कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगा, और नेक्स्ट फाउंडर किसको बुलाना चाहिए वो भी बताना। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट।